चलिए देखते हैं प्राचीन यानी आरबीडी पब्लिकेशन का खान सर का जो बुक है उसका हम लोग प्राचीन भारत का चैप्टर नंबर 23 जो कि दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश को अब विस्तार से देखेंगे। चलिए इसको आप लोग को देखने के लिए सबसे बढ़िया है 1.25 पर स्पीड बढ़ा कर देख लीजिए, अच्छे से सुनाई देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। पल्लव राजवंश। प्रारंभिक पल्लव शासकों के उल्लेख उनके प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक अभिलेखों से में प्राप्त होते हैं। पल्लव राजवंश की स्थापना उस समय हुई जब सातवाहन शक्ति का पतन हो रहा था। पल्लव का शाब्दिक अर्थ पान होता है। पल्लव शासक ब्राह्मण थे, लेकिन अभिलेखों में स्वयं को क्षत्रिय बताते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक बपदेव तीसरा 4वीं सदी में था। बपदेव ने आंध्र प्रदेश एवं तांडे मंडलम पर शासन किया। सिंह विष्णु को पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसे आदि पुरुष भी मानते हैं। सिंह विष्णु सिंह बर्मन को अवनी सिंह तथा सिंह विष्णु पोतरण के नाम से भी जाना जाता है। सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारवी रहते थे। लेखक भारवी ने कीर्ता अर्जुनियम की रचना की थी। इसमें अर्जुन एवं किरात शिकारी शिव की कहानी है। श्री विष्णु धर्मानुयायी वैष्णव धर्म थे। उसके समय में ममल्लपुरम में वाराह मंदिर का निर्माण हुआ। श्री विष्णु द्वारा चोलों की पराजय का वर्णन बेलूर पालयम ताम्रपत्र से मिलता है। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी से विष्णु का पुत्र था तथा उत्तराधिकारी भी था। वह पल्लव वंश के महानतम शासकों में से था। महेंद्र वर्मन विद्वान भी था। वह एक कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मतविलास व गुण भर उपाधियां ग्रहण की थी। महेंद्र वर्मन युद्ध और शांति में दोनों में समान रूप से महान था। महेंद्र वर्मन से मतविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। इसमें बौद्ध भिक्षु एवं कपालिकम पर काव्य किया गया। महेंद्र वर्मन प्रथम ने प्रसिद्ध संगीतज्ञ रूपराचार्य से संगीत की शिक्षा ली थी। इस पुस्तक को भारत की प्रथम व्यंग्यात्मक पुस्तक माना गया है। महेंद्र वर्मन ने शैव संत अपर के प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर शैव मत ग्रहण कर लिया। अब महेंद्र वर्मन प्रथम को पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। पल्लव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी हुआ। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य को 3 युद्धों में पराजित किया। इसकी जानकारी हमें कुर्रम अभिलेख से मिलती है। नरसिंह वर्मन प्रथम में ममल्लापुरम नामक नगर बसाया जो वर्तमान में महाबलीपुरम नामक प्रसिद्ध है। इसने मामलम तथा वातापिकोंड की उपाधि धारण की। नरसिंह वर्मन प्रथम का पराक्रमी सेनापति सितोड था। अब महाबलीपुरम के कुछ एकाश्मक रथों का निर्माण कार्य नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में शुरू हुआ। रथ मंदिरों की संख्या 7 है तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकार नहीं है। अब महाबलीपुरम उसके राज्य का सर्वप्रथम बंदरगाह था। उसके शासनकाल में चीनी यात्री वेन्सांग कांची गया था और उसके अनुसार कांची के लोग विद्या प्रेमी थे तथा उत्साही और सत्यवादी थे।
अब है नरसिंह वर्मन प्रथम के श्रीलंका विजय का वर्णन कासाकुंडी ताम्रपत्र तथा महावंश से मिलता है। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य को परमेश्वर वर्मन प्रथम ने पराजित किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम शैव धर्म के मातानुयायी थे। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने अत्यंत काम रणंजय, लोकादित्य, गुणभाजन, उग्रदंड एवं विद्या विनीत की उपाधि धारण की थी। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने मामलापुरम में गणेश मंदिर बनवाया। नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह 680 से 720 ईस्वी परमेश्वर वर्मन का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में कला और साहित्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया था। संस्कृत के प्रख्यात लेखक दंडिन उसकी राज्यसभा में थे। उन्होंने 10 कुमार चरित्र की रचना की थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसी, शंकर भक्त तथा आगम प्रिय उसकी प्रिय उपाधि थी। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने चीनी यात्रियों के लिए नागपट्टनम में एक विहार निर्माण करवाया था। परमेश्वर वर्मन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु के बाद पल्लव राज्य संकट उत्पन्न हो गया, क्योंकि उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं था। अब है अगला पॉइंट, कांची के लोगों ने समानांतर शाखा के एक राजकुमार नंदी वर्मन द्वितीय को राजा बनाया गया। नंदी वर्मन द्वितीय शैव मतानुयायी थे और कला व साहित्य को प्रोत्साहित दिया। उसने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और वैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगाई अलवर उसका समकालीन था। अब अपराजित पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। दक्षिण में वैष्णव आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम पल्लवों के राज्य से ही हुआ तथा उसके बाद दक्षिण के अन्य भागों में पहुंचा। पल्लव राजाओं का शासनकाल नयनारों तथा अलवारों के भक्ति आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा। अब संगम युग के बारे में जानते हैं। कौन युग? संगम युग। ठीक है। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है साहित्यकारों की सभा यानी परिषद या संघ मंडली। इसका समय काल पहली से तीसरी शताब्दी है। नोट है रामशरण शर्मा के अनुसार संगम काल तीसरी से छठी शताब्दी है। तमिल साहित्यों का संकलन करने के उद्देश्य से संगमों का आयोजन किया गया। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। प्रथम संगम स्थान मदुराई अध्यक्षता यानी ऋषि अगस्त्य थे। 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 549 संस्थान और 7 कवि, 4499 लेखक और इस संगम की एक भी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है। अगस्त्य ऋषि एक ब्राह्मण कैंडिन को वैदिक परंपरा आर्य संस्कृति को दक्षिण भारत में ले जाने का श्रेय है। द्वितीय संगम स्थान यानी कपाटपुरम वर्तमान अलैव समुद्र में विलीन। इस संगम की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और इनकी मृत्यु के पश्चात तोल्कापियर कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष 59 पांड्य राजाओं का संरक्षण, भाग लेने वाले 49 अकादमी सदस्य, 3700 कवि, यह 3700 वर्ष तक चला। अब है अगला पॉइंट है, यह ग्रंथ तोल्कापियम की रचना तोल्कापियर ने की, जो एक तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। अब है इसके 3 भाग हैं। पहला इलुथु वर्ण विचार, दूसरा सोल वाक्य विचार, तीसरा पारुल वस्तु। अब है अगला पॉइंट, तृतीय संगम यानी स्थान उत्तरी मदुरै, इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की है। अब है इसमें 49 पांड्य राजा, 49 संस्थान और 449 कवि थे। 1850 वर्ष तक चला। अब इस संगम की पुस्तकें बेरी से पदितुपुत्तन,
परिपादल आदि हैं। तृतीय संगम में जैन, बौद्ध, हिंदू तीनों संप्रदायों के लोगों ने भाग लिया। अब लेखक और पुस्तक के बारे में आते हैं। इलांगो आडगिल यानी शिल्पाधिकारम यानी नूपुर की कथनी, इसमें 30 सर्ग है। इसमें कावेरी पट्टनम की कुवलन उसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। दूसरा है सिथलाई सतनार, बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी। मणि मैकले यानी मणि मैकलाई मणि माधवी व कुवलन की पुत्री थी। इसमें राजकुमार उदय कुमार व मणि मैकले की प्रेम कहानी है। अब तीसरा है तिरुतक्कल देव यानी जैन शिक्षु जीवक चिंतामणि, जीवन के 8 विवाह किए और अंत में साधु बन गया। इसे विवाह ग्रंथ भी कहते हैं। तिरुवालुवर यानी तिरुकुलर, तोल्कापियम, रुद्र शर्मन यानी नुरु, तिरुवल्लुवर यानी कुराल, यह तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ है। इसके विषय स्त्री वर्ग, आचार शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक, जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। अब आते हैं नोट। संगम साहित्य के काव्य को 2 भागों में बांटा गया है। अब अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। अब अगला पॉइंट है, संगम काल की प्रमुख फसलें गन्ना, धान एवं रागी थी। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। संगम काल की राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवय कहा जाता था, जिसमें प्रजा की कठिनाइयों पर विचार किया जाता था। राजा का सर्वोच्च न्यायालय राजा की सभा मनरम होती थी। राजा का जन्मदिन प्रतिवर्ष मनाया जाता था, जिसे पेरुनल कहते थे। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर भी जीभ काट ली जाती थी। अब भूमिकर राजस्व का प्रमुख साधन था। भू राजस्व दर उत्पादन का 1/6 भाग था। नोट में संगम साहित्य में हमें दक्षिण भारत के 3 राज्यों चेर, चोल तथा पांड्य का उल्लेख प्राप्त होता है। दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में चोल तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह धनुष था। इसने एक बड़ी पाकशाला का निर्माण करवाया तथा महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले योद्धाओं का भोज करवाया। नेदून जनरल ने मरदय को अपनी राजधानी बनाया और अनेक यौन व्यापारियों को कैद कर लिया और बड़ी धनराशि हर्जाने के रूप में वसूल किया। अब सेन गुट्टुवन को लालचेन भी कहा जाता है। इसने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। कल्ली वलावन, सेम्बिदास जैसे नामों से प्रसिद्ध चोल राज्य पूर्वी तमिलनाडु में पेन्नियार, बेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। अब मेगास्थनीज ने सर्वप्रथम पांड्यों का उल्लेख किया था। मेगास्थनीज के अनुसार पांड्य राज्य हेराकल की पुत्री का शासन था और वह राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै थी तथा उसकी प्रतीक चिन्ह कार्प यानी मछली थी। पांड्यों का उल्लेख रामायण व महाभारत काल में भी मिलता है। अब वर्गी नदी पांड्यों की जीवन रेखा थी। संगम काल के राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। स्थापना 9वीं शताब्दी 850 से 871 ईस्वी। पांड्यों चोलों केरो व कलभद्रों के विक्रमादित्य द्वितीय ने पराजित किया। चोल राजवंश। चोल का प्राचीनतम उल्लेख कात्यायन ने किया है। इनका प्रतीक चिन्ह बाघ था। चलिए अगला पॉइंट है,
चोल की राजधानी उरैयूर तथा तंजावुर बनी। करिकाल चोल शासकों में सबसे महान शासक था। इसके शाब्दिक अर्थ जले हुए पैरों वाला। अब इसने चोलों की तटीय राजधानी आधुनिक कावेरी पठनम पुहार की स्थापना की तथा कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया। अब करिकाल को पेरुनानुवापादे ग्रंथ में संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। करिकाल वैदिक धर्म अनुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। संगमकालीन साहित्यों में दो चोल नरेशों का प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है। पहला है करिकाल, दूसरा है कोच्चेन गन्नान। अब चोल राष्ट्र पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। चोल राजवंश का उदय 9वीं शताब्दी में हुआ। इसकी स्थापना विजयालय ने की। 850 से 887 ईस्वी उसने तंजौर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की और तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तंजौर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरुथच्चन था। अब विजयालय में निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय पल्लवों का एक सामंत था। आदित्य प्रथम ने पल्लवों को पराजित करके चोलों की स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। इस विजय के बाद आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वास्तव में परांकत प्रथम 1907 से 953 ईस्वी के समय में हुई। 949 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगा की सहायता से चोलों पर आक्रमण कर दिया। तो कोलम युद्ध में चोल बुरी तरह पराजित हुए तथा साम्राज्य का उत्तरी भाग राष्ट्रकूट साम्राज्य में मिला लिया गया। अब राजेंद्र प्रथम 985 से के राज्यारोहण के समय चोल इतिहास की महानता का युग प्रारंभ हुआ। राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके उसे चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत बनाया और इसे मुंडी चोल मंडलम नाम दिया। चोल राज्य की स्थापना काल में राज प्रथम का योगदान नवीन है। तंजौर में उसके द्वारा बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। उसने मुम्माडीचोल, देव जयगोंड, चोल मार्तंड, गंगा विजेता आदि उपाधियां भी ग्रहण कर ली। अब राज प्रथम ने स्थानीय स्तर पर स्वशासन की व्यवस्था आरंभ की। राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना। राजेंद्र प्रथम सबसे पहला भारतीय शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की। चोल शासक द्वारा यह पश्चिम का प्रथम अभियान था। उत्तर में उसने बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित किया। इस गंगा घाटी में अभियान की सफलता पर राजेंद्र ने गंगकोंड चोल की उपाधि धारण की। इसके उपलक्ष्य में उसने गंगकोंड चोलमपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। इस राजधानी के पास में सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। राजेंद्र द्वितीय 1052 से 1064 ईस्वी राजाधिराज का अनुज था और कोप्पम के युद्ध में राजाधिराज मारा गया और उसने इसी युद्ध क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करवाया। राजेंद्र द्वितीय ने 1062 ईस्वी में सोमेश्वर को पराजित किया। अपना विजय स्तंभ कोल्हापुरम में स्थापित किया। अब कुलोत्तंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु भगवान की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया।
कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान किया। कुलोत्तंग तृतीय चोल वंश का अंतिम महान शासक था, किंतु इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग था जो दो श्रेणियों में विभक्त था। अब इनमें ऊपरी श्रेणी पेरुमंदम तथा निम्न श्रेणी सिरुनंदम कहलाती थी। सरकारी पद वंशानुगत होते थे। राज्य के उच्च अधिकारी मंत्रियों को उड़न कुट्टम कहा जाता था, जो सदैव राजा के पास रहने वाले अधिकारी होता था। अब अगला पॉइंट, विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांत का मंडलम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां राज्य मंडलम, बलनाडु, नाडुकुरम या कोट्टम, बड़े शहर या गांव स्वयं एक अलग कुरम बन जाते थे और तनियूर या तंकुरम कहलाते थे। अब नाडु की स्थानीय सभा को नट्टार तथा व्यापारिक संघ की सभा को नगरम कहते थे। केंद्रीय सरकार की देखरेख में बेल्लार जाति की धनी किसानों को नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। अब उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सामने सम्मान के रूप में मुबेदवेलम, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान अरयियार प्रधान जैसी उपाधियां थीं। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे और एक समान प्रकार की सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा थी, जिसमें ग्राम पुर या नगर दोनों सम्मिलित थे। उर का शाब्दिक अर्थ पुर है। इसकी कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरीयम कहा जाता था। सामान्य वरीयम के सदस्यों की कार्य अवधि 3 वर्ष की होती है। महासभा को पेरुंगुरी, इसके सदस्य को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्य को वारियो पेरुमक्कल कहा जाता है। अब नगरम व्यापारी समुदाय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासकीय सभा थी। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियार, नानादेशी एवं मणिग्रामम। राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमिकर था, जिसे ग्राम कहा जाता था। अब ग्राम सभाएं वसूल करती थी। कृषि उत्पादन का 1/3 1/3 भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। प्रत्येक ग्राम में मध्यस्थ नामक कुल वेतनभोगी कर्मचारी होते थे, जो ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान करते थे। ब्राह्मणों को दी गई भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि ब्राह्मण देह कहलाती थी। अब चोल सेना के प्रमुख 3 अंग थे: पदाति, गजारोही एवं अश्वरोही। चोल काल में सोने के सिक्के को कासू कहा जाता था। अब कंबन, अट्टकट्टुकम और पुगलेंदी को तमिल साहित्य का और पंप पुन एवं रत्न कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता था। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में से गिनी जाती है। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। चोल सम्राट परांतक प्रथम के शासक के 12वें और 14वें वर्ष के प्रसिद्ध उत्मेरूर अभिलेखों के चोल कालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम प्रशासन व्यवस्था का समग्र चित्रण उपलब्ध होता है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार थी उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलमपुरम एवं कंपनी है, कांची है।
अब चोल कालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना भगवान नटराज की मूर्ति है। यह चिदम्बरम तमिलनाडु में स्थित है और यह कांसे की बनी हुई थी। अब अगला पॉइंट, बृहदेश्वर एवं राजेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है और शिव की समर्पित है। पर्सी ब्राउन में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्कर्ष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार कहा जाता है। चोल द्रविड़ शैली की मुख्य विशेषता विमान बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रित रूप है। अब चोल मंदिर निर्माण कला की मुख्य विशेषताएं भी वर्गाकार या ऊंचे विमान मंड गोपुरम कलापुर स्तंभों से युक्त वृत्तसदन आदि है। अब राजस्व से संबंधित शब्दावली। अब कदमाई या पाडू यानी राजा को अदा किया जाने वाला भूमि कर। माया बेल्ली यानी भूमि को दी कोई दो प्रसिद्ध माप। अब उल्गू या संगम, चुंगी एवं सीमा शुल्क। इखे बेटी यानी अतिरिक्त या जबरन वसूल की जाने वाला कर। बरियम यानी उपज पर लिया जाने वाला कर। इराई यानी भू राजस्व लगान और उपज का 1/6 भाग लिया जाता था। इराबू जबरन लिया जाने वाला उपहार। कड़मई यानी पाडू बडू राजा को दिया जाने वाला शुल्क। कलम अनाज के तौल की इकाई। नोट में है कर अदा करने वाले क्षेत्र की एक प्रसिद्ध इकाई बरियम वारी थी। इसका अर्थ कर था। अब चोल शिलालेखों में वर्णित भूमियाँ। अब पल्ली चंदनम जन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। ब्रह्मादेव ब्राह्मणों को दान उपहार में दी गई भूमि। सलाभोग यानी स्कूलों को रख रखाव के लिए दी गई भूमि। बेल्लन वगाई गैर ब्राह्मण किसानों को दी गई भूमि। तिरुनामटकानी यानी मंदिरों को भेंट में दी गई जमीन। संगमकालीन शासकों के पास पेशेवर सैनिक होते थे तथा चतुरंगिनी होती थी जो अश्व, गज, रथ और पैदल सिपाही सैनिक होते थे। सेना के कप्तान को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। नोट, संगमकालीन समाज अडनर ब्रह्मवर्ग, अरसर शासक वर्ग, बेगिनर व्यापारिक वर्ग, बेल्लार कृषक वर्ग। अब तमिल भूमि में ब्राह्मण का दर्शन सबसे पहले संगम युग में होता है। इस काल में ब्राह्मण मांस खाते थे और ताड़ी सूरा पीते थे जो समाज में बुरा नहीं माना जाता था। अब अरिकमेंडू व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था तथा चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। अब पेरिप्लस में अरिकमेंडू को पेड़ाके कहा गया है। सिंध के कन्याकुमारी तक 24 बंदरगाह का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियम सी यूनान लेखक की पुस्तक में मिलता है। दरबार में गायकों के साथ नर्तकियां नाचती थी जिन्हें पानर या बिडेलियर कहा जाता था। अब संगम काल में कृषक को बेल्लार तथा उनके प्रमुखों को बेल्लरी कहा जाता था। खेत मजदूर का काम सबसे निचले वर्ग के लोग यानी कैडेसियर करते थे। एनियर शिकारियों की जाति थी। मुर्गन यकी यवन लोगों के निवास स्थान को कहते थे। अब संगम काल में चोलों की प्रसिद्धि का मुख्य कारण सुविकसित वस्त्र उद्योग था। आंध्र प्रदेश में अगला पॉइंट, आंध्र प्रदेश में गुटकी प्रोलू नामक पुरातात्विक स्थल है जो प्राचीन काल में समुद्र व्यापार का केंद्र था। अब नोट, सर्वप्रथम मानसून की खोज
हिप्पोलस ने की थी। हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार करने की विधि खोजी थी। राजा की सहायता हेतु नियुक्त अधिकारियों का समूह 5 परिषदों में विभाजित था, जिन्हें 5 महासभाओं के नाम से जाना जाता है। अब मंत्री अमी अमी अमीचार, पुरोहित, सेनानायक, सेनापतियार, दूत या राजदूत, दूतार, गुप्तचर, ओरार। अब कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक तैलंग द्वितीय, जो कि 973 से 997 ईस्वी तक था। तैलंग द्वितीय ने अश्वमत और भूनैकमल्ल की उपाधि धारण की। अब अगला पॉइंट, कल्याणी के चालुक्य वंश के प्रमुख शासक हुए तैलप प्रथम यानी तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर थर्ड एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम 1043 ईस्वी में शासक बना। उसने अपनी राजधानी मान्यखेत से कल्याणी में स्थानांतरित की। विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे महानतम शासक था। उसकी राज्य सभा में विक्रमांक देव चरितम के रचयिता बिल्हण था। अमिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। अब बिल्हण उसके राजकवि थे। सोमेश्वर तृतीय की विजयों के अपेक्षा शांति के कार्यों में अधिक रुचि थी। इस वंश का अंतिम शासक तैलंग तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। अब 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन हुआ, जिसका नेतृत्व चालुक्य राजा के दरबारी मंत्री वासवन्ना 1106 से 1168 ईस्वी नामक ब्राह्मण ने किया। ये जैन धर्म को मानने वाले थे। अब वातापी के चालुक्य वंश दक्षिणापथ पर चालुक्य वंश की ईसा से 6वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य तक था। जिस शाखा का आधिपत्य रहा, उसका आकर्षण स्थल बादामी या वातापी केरल होने के कारण उसे वातापी चालुक्य कहा जाता है। अब बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी। पहली राजधानी ऐहोल थी। महाकूट अभिलेख में पुलकेशिन प्रथम से पूर्व 2 शासकों जयसिंह तथा रणराम के नाम से मिले हैं। पुलकेशिन प्रथम अश्वमेघ यज्ञ किया था। अब कीर्तिवर्मन प्रथम 566 से 597 ईस्वी ने बनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा बल्लरी कर्नूल क्षेत्र के नलवंशी शासकों को पराजित कर उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। अब महाकूट स्तंभ लेख में कीर्तिवर्मन प्रथम को बहु सुवर्ण अगिनसेटोम यज्ञ कराने वाला कहा गया है। आगे देखते हैं, मंगलौर यानी वैष्णव धर्मानुयायी था। उसे परम भागवत कहा गया है। उसने बादामी के गुहा मंदिरों का निर्माण पूरा कराया, जिसका प्रारंभ कीर्तिवर्मन के समय हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली शासक था। उसने अपने चाचा मंगलेश तथा उनके समर्थकों का हत्या कर 609 से 10 ईस्वी में बादामी को चालुक्य वंश की गद्दी पर बैठा। पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय 610 ईस्वी में हर्ष को पराजित किया। अब हर्षवर्धन को हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की। अब ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। यह लेख एक प्रशासनिक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। लिपि दक्षिण ब्राह्मणी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की। अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। अब पल्लव चालुक्य संघर्ष का सूत्रपात इसी के शासन काल से शुरू होता है।
पल्लव वंश का शासक इस समय महेंद्र वर्मन था। 642 ईस्वी में पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को कांची आक्रमण के युद्ध इस युद्ध में उसे लंका नरेश मानवर्मन से सहायता मिली थी। इसी युद्ध के बाद नरसिंह वर्मन ने वतापिंकोड की उपाधि धारण की थी। अब मालवा का अगला पॉइंट है, मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने शकलोत्तरम पथनाथ की उपाधि धारण की थी। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदीवर्मन द्वितीय को पराजित करके कांची कोंडा की उपाधि धारण की थी। अगला पॉइंट है त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण त्रिलोक के महादेवी ने करवाया। अब पटकल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण लोक महादेवी ने करवाया। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब बेंगी यानी आंध्र के पूर्वी चालुक्य बेंगी वंश की स्थापना पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने की थी। विष्णुवर्धन ने 615 ईस्वी में से 633 ईस्वी तक शासन किया। विष्णुवर्धन भगवान धर्म का अनुयायी था। बेंगी ने चालुक्य वंश की राजधानी बेंगी आंध्र प्रदेश थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। राष्ट्रकूट पल्लव एवं पांड्यों का विजयादित्य ने पराजित किया। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रकूट वंश क्या है? राष्ट्रकूट वंश दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन पाल और प्रतिहार वंशों के शासन के समकालीन था। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में उनका मूल निवास स्थान लट्टूर यानी आधुनिक लट्टूर जिला बीदर माना गया है, किंतु बाद में एलिचपुर में इस वंश का राज्य स्थापित हुआ। राष्ट्रकूट बादामी के चालुक्यों के समान थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंती वर्मन या दंती दुर्ग था, जिसने 8वीं शताब्दी के मध्य 752 ईस्वी चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसने अपनी राजधानी मान्यखेट या मालखेत बनाई। दंती वर्मन के बाद उसका चाचा कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में शासक बना। कृष्ण प्रथम विजेता होने के साथ साथ एक निर्माता भी था। उसने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। चट्टानों को काटकर मंदिर निर्माण कराने का श्रेय राष्ट्रकूट वंश को दिया जाता है। गोविंद द्वितीय के पश्चात उसका पुत्र ध्रुव धारावर्ष यानी 780 ईस्वी में शासक बना। ध्रुव प्रथम राष्ट्रकूट शासक था, जिसने उत्तरी भारत के आधिपत्य के लिए चलाए जा रहे त्रिसत्तात्मक संघर्ष में दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया तथा प्रतिहार वत्सराज एवं पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। अगला पॉइंट है, संजय ताम्रपत्र के अनुसार गोविंद तृतीय ने हिमालय का सैनिक अभियान किया और मालवा, कौशल, कलिंग, बंगडाहल तथा प्रक को जीता। गोविंद तृतीय ने पल्लव, पांड्य, केरल तथा गंग राजाओं द्वारा बनाए गए संघ को ध्वस्त कर दिया। अब इसका काल राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। गोविंद तृतीय ने पाल शासक धर्मपाल तथा प्रतिहार शासक नागभट्ट तृतीय को पराजित किया। गोविंद का अल्पवयस्क उत्तराधिकारी अमोघ वर्ष यानी 814 से 876 ईस्वी कर्क के संरक्षण में शासक हुआ। अमोघ वर्ष का धर्म एवं साहित्य की ओर
अतिशय रुझान था। अमोघ वर्ष जैन मातरुआई था। अमोघ वर्ष विद्या और कला का उदार संरक्षक था। उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना की। उसने अपनी राज्यसभा में अनेक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। इनमें आदि पुराण के लेखक जिनसेन तथा गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं स्वयं भृगु प्रमुख है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। राष्ट्रकूटों को सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय 915 से 927 ईस्वी और कृष्ण तृतीय 939 से 965 ईस्वी। इंद्र तृतीय ने अपने समय का अत्यंत शक्तिशाली राजा हुआ। इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर आए हुए अरब यात्री अलमसूदी के अनुसार राष्ट्रकूट राजा बल्हारा या बल्भाराज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा था। अब राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में कृष्णेश्वर तथा गंडमार्तंडित्य के मंदिर बनवाए। उसकी राज्यसभा में कन्नड़ भाषा का कवि पूर्ण निवास करता था, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। अब एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। अब 974 से 75 ईस्वी में चालुक्य राजा तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक कर्क द्वितीय को पराजित किया और राष्ट्रकूट राज्य का अधिकार कर लिया तथा कल्याणी के चालुक्य वंशीय राज्य की स्थापना की। अब कोलथुनाडु, बल्लुनाडु नाड और थेक्कुमरकूर प्राचीन काल के अल्पकालीन राज्य केरल है। यादव वंश या देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भिल्लम पंचम ने की। भिल्लम चालुक्य शासक सोमेश्वर चतुर्थ का संगम था। इसने अपनी राजधानी देवगिरी में बनाई। उसने 1187 से 1191 ईस्वी तक शासन किया। यादव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा सिंघन था। उसने 1210 ईस्वी में से 1247 ईस्वी तक शासन किया। सारंगदेव का संगीत रत्नाकार सिंघन के दरबार में लिखा गया। देवगिरी को 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा विजित कर लिया गया। यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। अब द्वार समुद्र को होयसल वंश होयसलों का मूल क्षेत्र मैसूर में गंगवाड़ी के पहाड़ी क्षेत्र में था। होयसल राज्य का वास्तविक संस्थापक विष्णुवर्धन था। होयसल यादव वंश से संबंधित थे क्योंकि अपने को चंद्रवंशी मानते थे। बेल्लूर में चिन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने करवाया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। अब बल्लाल तृतीय ने अलाउद्दीन को वार्षिक पर देना स्वीकार कर लिया। होयसलों की राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम हलेबीड कर्नाटक है। वह 1339 ईस्वी तक अलाउद्दीन के करद के रूप में शासन करता था। अब कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब शासकों की राजधानी बनवासी थी। इनकी दूसरी राजधानी का नाम बालासिका था। कदम्बवंशी शासकों की वंशावली में हुए एकमात्र लाल गुंड स्तंभलेख से ज्ञात होती है। अब वारंगल के काकतीय राजवंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। काकतीय शासक पश्चिमी चालुक्य से सामंत थे। बीटा प्रथम ने नागालैंड हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया तथा उसकी राजधानी अमंकोंड को बनाया। काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली राजा गणपति देव था, जिसने अपनी राजधानी
वारंगल में स्थापित की। ओरुगल्लू आधुनिक वारंगल नामक तथा शहर रुद्रदेव बसाया। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र यानी 1265 से 1323 ईस्वी तथा रुद्राम देवी गणपति देव की पुत्री थी तथा गणपति देव के बाद रुद्रमान काकतीय राज्य की शासिका बनी। काकतीय राज्य में पाशपुत तथा कालामुख धर्म प्रचलित थे। गंग वंश की स्थापना ब्रजहस्त पंचम ने की। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोंकणी वर्मा लगभग 400 ईस्वी था। गंग वंश का शासक आधुनिक मैसूर के दक्षिण गंगवाड़ी क्षेत्र में था। अब गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलर में थी, जो बाद में तलकांड में हो गई। अब गंग शासक श्री पुरुष ने अपनी राजधानी मान्यपुर में बनाई। अब श्रीपुर का 728 से 788 ईस्वी तक शासन रहा। माधव प्रथम ने दत्तक पुत्र का पर टीका लिखी थी। अब मैसूर के गंग शासक चामुंड राय ने श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण करवाया। चलिए हम लोग अगला वीडियो में चैप्टर नंबर 24 जो कि सीमावर्ती राज्यों का अभ्युदय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज।